आज यहाँ झारखंड की इस पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जी, रविशंकर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और सुदर्शन भगत जी, उपस्थित बड़े भाई आदरणीय अर्जुन मुंडा जी एवं उपस्थित भारत सरकार के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित यहाँ पत्रकार मित्रों, भाइयों एवं बहनों, सबको मेरी तरफ से सर्वप्रथम जोहार है। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं राज्य के 3.25 करोड़ जनता की ओर से आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। और विशेषकर प्रधानमंत्री के बनने के बाद ही महज 3 महीने के अंदर झारखंड में आने के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इससे हमारी केंद्र सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि समय अभाव है, अपनी बातों को संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा और मैं समझता हूं मित्रों, आज हम लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और आज मैं इस मंच में इस राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से आज देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उपस्थित हूं। मैं ये समझता हूं हमें आज इस मंच की गंभीरता को समझने और जानने की आवश्यकता है। कई एक सरकारें आती हैं और जाती हैं और हम इन्हीं के बीच में राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं और उसके अनुरूप जनता के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं। आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं भारतवर्ष कई एक जाति धर्म वाला देश है और मैं समझता हूं झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां आपका आगमन हुआ है और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी अगर गरीबी कहीं दिखती है तो दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में और अल्पसंख्यकों के बीच में। और ये मैं समझता हूं बाकी जगह में कहीं ना कहीं लक्ष्मी तो वास करती ही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे इस गरीब बहादुरों को हम दरिद्र नारायण कहते हैं। ये सब सही है कि गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि संस्कृति और परंपरा में हमारे प्रधानमंत्री जी की गहरी आस्था है। तो ग्रंथों और वेदों में इन बहादुरों को इन्हीं नाम से प्रस्तुत भी किया गया है। मैं समझता हूं कि आप सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ साथ
इन गरीब लोगों के लिए 2 शाम की रोटी की भी व्यवस्था करें और इसमें आप सफल हो, ये हमारी शुभकामना है। हमारी इच्छा है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप राज्य के खनन वाले क्षेत्रों का हवाई दर्शन करें। आपकी संवेदनशीलता की वजह से मैं आश्वस्त हूं कि आप ये खंडर होते पर्वतों को देखेंगे जब, तो आपके निश्चित रूप से आंख में आंसू आएंगे। आज हमारे यहाँ के गरीब जनता लाल पानी पीने के लिए मजबूर है। आज हमारी यहाँ की बहनें बीमार बच्चों को जन्म देती है। इस वजह से मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को खनिज नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और ये बात तय होनी चाहिए कि राज्य के आदिवासियों का विकास खनिज विकास के रास्ते से होगा या पर्यटन के रास्ते से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर झारखंड में पर्यटन आधारित योजनाओं पर केंद्र सरकार सहयोग करे तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि इस राज्य की नक्सलवाद बिना गोलियां चलाए समाप्त की जा सकती है और झारखंड के इस खूबसूरत वादियों में गोलियों की आवाज के जगह यहां पर सैलानियों के ठहाके गूंजेंगे और बच्चों की किलकारियां सुनाई देंगी। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश में लोग पहाड़ पर्वत और झारखंड जैसे वादियों में घूमने के लिए जाते हैं। मेरा ये प्रयास होगा, आपसे निवेदन है कि आप इस पर, मैं समझता हूं कि सकारात्मक सहयोग करने की मैं उम्मीद करता हूं। अभी कल ही हमारे राज्य में पीयूष गोयल जी आए और इन्होंने कल सरकार के साथ और हमारे साथ कई एक समीक्षाएं की और आज अखबारों के माध्यम से पता चला कि कैबिनेट के माध्यम से आयरन और खनिज संपदा में 5% की बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय, वैसे भी हमको आयरन ओर में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती है। ये महज एक ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मैं समझता हूं कि अगर कोयले में भी अगर आपकी बढ़ोतरी होती तो शायद राज्य की आमदनी में और बढ़ोतरी होती। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आज निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था पर आप काफी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं। आज हम 8% से 10% का अपना विकास दर हासिल करने के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। वित्त मंत्री भी इसमें काफी मंथन कर रहे हैं, पदाधिकारियों का भी मंथन निरंतर चल रहा है। और प्रधानमंत्री महोदय, आज इस 10% को हासिल करने के लिए इस तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं मानो भरी गर्मी में जैसे कुत्ता जीभ निकाल करके हाँफता हो। और यही इसी देश में, इसी राज्य में पूंजीपतियों का धन 100% से अधिक बढ़ रहा है। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, व्यापार फ्रेंडली होने के प्रति मेरा कोई आपत्ति नहीं है, ये होनी चाहिए, परंतु देश के 70 करोड़ गरीबों के अरमानों का, देश के 70 करोड़ गरीबों का अरमान इन धन पशुओं का निवाला न बन जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके प्रति मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से इस विषय पर सतर्क रहने की अपील करूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आज आपके इस मंच में मुझे पहली बार मौका मिला है बोलने का। निश्चित रूप से आज ये हम लोगों के लिए और इस राज्य के लिए भी गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दी राज्य में पधारे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज़ादी के 67 साल बाद भी लाल किले से जो आपने प्राथमिकता गिनाई है, हमने आपकी भाषण को बहुत गंभीरता से देखा और उसमें जो आपकी प्राथमिकता थी कि इस
हर एक घर में शौचालय हो और बच्चों में संस्कार की बात आपने प्राथमिकता के साथ गिनाई। प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये आज की मौजूद चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाता है कि आज हम कहां आ गए। निश्चित रूप से ये गंभीरता हमारे लिए चुनौती है और इसको हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। आप देश को दुनिया के नए उच्च स्थान पर पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत हैं। मैं समझता हूं कि आप इसमें भी सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं एक छोटी सी आपके लगातार इस राजनीतिक में हमने आपको देखा कि आप कितने संघर्ष के साथ आज इस पद पर पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप में और हम में थोड़ी सी एक समानताएं मैं देखता हूं और वो समानताएं ये है कि आप चाय की दुकान से सफर करके आप प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे, तो और वहीं हमारी मां ने भी अमीरों के घर पर बर्तन मांज करके मुझे इस स्थान तक पहुंचाने का काम किया है, लायक बनाया। आज आपके कंधे पर और हमारे कंधे पर इन गरीबों के अरमानों का बोझ है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आज हमको इन गरीबों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखानी होगी और निश्चित रूप से अब इन गरीबों को झूठे सपने दिखाना बंद करना होगा। इनको अब राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा। इनको मानवता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं कि अगर आज ये गरीब के सपने टूटे तो ये देश बिखर जाएगा और यही उम्मीद, यही गरीबों की उम्मीद हम राजनीतिक दलों की ताकत है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप व्यापार को बढ़ावा दें, मुक्त बाजार खोलें, लेकिन इसमें ऐसे ठोस नीति बनाई जाए जिसमें हमारे गरीब गुरुआ मजदूरों का हक अधिकार ना मारा जाए। आज 10 रुपये वाला प्याज 80 रुपया में ना बिके, आज 10 रुपया वाला आलू 90 रुपये से ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। ऐसे नियामकों का गठन होना चाहिए जहां पर इन जमाखोरियों के प्रति हम लोग लगाम लगा सकें। निश्चित रूप से मैं इसमें कहीं कोई गलत नहीं समझता कि विकास हेतु ऐसे नीतियां बननी चाहिए, लेकिन इसके प्रति हमें गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जिस कार्यक्रम में यहाँ हम लोग एक मंच में उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से ये काफी महत्वाकांक्षी उपलब्धि है। आज पावर ग्रिड और जसीडी ऑयल टर्मिनल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह के शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम हैं। आज निश्चित रूप से 2009-2012 की ये योजना पूर्व गठित सरकारों ने प्रारंभ की थी। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं और इसके बाद मैं यही समझता हूं कि आप भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्व के सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहयोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम लोगों के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक हो सकती है, अलग अलग नीतियां हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा एक हो सकता है। निश्चित रूप से हम अपने तरीके से काम करें और हम जन कल्याण को प्राथमिकता के साथ देखें, शहर और गांव को एक समानता की आंखों के साथ देखें, तभी राज्य का समग्र विकास किया जा सकता है। और यही है, हम ये समझते हैं, इस राज्य में समृद्ध लोग और मजबूत भारत, तभी ये राज्य समृद्ध हो सकता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मैं ये समझता हूं कि आप इस राज्य के लिए जिस सोच के साथ आए हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज यहाँ पर उपस्थित आपके इस कार्यक्रम में झारखंड की जनता और इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपसे बस थोड़ी सी निवेदन है कि हम लोगों ने पूर्व में भी आपसे समय मांगा इस राज्य के प्रति,
मैंने मिलने का भी आपको रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मैं समझता हूं गरीब राज्य और पिछड़े राज्यों के प्रति आपकी संवेदनाएं गंभीर होनी चाहिए। आने वाला समय में इस राज्य की कई एक बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, चाहे वो गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे नक्सलवाद की समस्या हो। इन सभी विषयों पर मैं आपके साथ चिंतन करना चाहता हूं, ताकि इस राज्य को समग्र विकास के रास्ते पर तेजी से लाया जा सके। इसके लिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप भी हमें सहयोग करें, क्योंकि आप जिस फेडरल सिस्टम के ये है अगुवाई करने वाले हैं, जिसको आप भी समझते हैं कि इस देश का, इस राज्य का जो फेडरल सिस्टम है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इस सिस्टम को समझते हुए एक दूसरे का सहयोग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ओर से जय हिंद, जय झारखंड कहता हूं। मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है, और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से, बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी
अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में करने की तैयारी हो रही है। बड़ा सुनिश्चित तरीके से अनेकों कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जो इन आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी को देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते हैं। ये हमें अछूत दिखते हैं। और इन्हीं विडंबना को तोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, इन समूह को आगे बढ़ने का, इनका मार्ग प्रशस्त करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुरानी जिंदगी में जिए। और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी। इनके आचरणों से, इनके बयानों से। लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी दलित पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख, 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है।
इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे। नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती अध्यक्ष। राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य में? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे हैं, 2000 से नजर नहीं आ रहे, 2019 से ही इनको नजर आ रहे हैं। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि ये जज बने, ये नहीं चाहते ये IAS IPS बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने। इन्हीं के साथ बैठे लोग हैं। इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था मुख्यमंत्री। बता दीजिए इन कितने आदिवासियों ने 5 साल पूरे किए। और मुझे पता था कि मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे, और नतीजा ये हुआ आखिरी सांस तक कुछ भी करो 5 साल पूरा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, रजिस्टर में नाम नहीं आना चाहिए। बस यही। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा। यही खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो सारा भूत भागेगा का, माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा का। यहां कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास हुआ, जब जब हम लोगों ने अलग राज्य का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई कि आदिवासी लोग अलग राज्य लेगा। जब हम सत्ता में आए, आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। मैं हवाई जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ।
मैं बीएमडब्ल्यू कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। क्या कहावत है कि हम करें तो गुनाह, ये करें तो क्या, यही कहावत है। खैर छोड़िए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचित्र स्थिति है। अब जो स्थिति दिखाई दे रहा है अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। विशेषकर झारखंड में तो यहां के खनिज संपदाओं को, जो वर्षों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था। ये खुला दरवाजे की आदी हो चुके हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जो इनके सामने आएगा वो इसी तरीके के अंजाम से उसको गुजरना पड़ेगा। और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है, और इतनी बड़ी ये भूल होगी जो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े उसके जो दायरे बने हैं। कानून के अंदर रह कर गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये कर किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दें कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीवी, बच्चों, परिवारजनों के खाता वही ढूंढने में लगे। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये आया, वो आया। अध्यक्ष महोदय, असमानताएं देखिए इसी सदन के अंदर। जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण, जो यहाँ के आदिवासी विधायकों को कितने वर्षों के लिए मिलता है और गैर आदिवासियों को कितने सालों के लिए मिलता है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देखो, ये बहुत लंबी लड़ाई है। आज जिस तरीके से बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, सामाजिक व्यवस्था में भी यही कहानी है। एक बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था को खाने का हर बरकस प्रयास करती है। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को। राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निगल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया
ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हो सकता है मेरा भी यही असर है। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बात मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है, और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। ये हमारा संकल्प है। ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोगों ने पीठ दिखाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है। तो हमने ईडी वाले से पूछा क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है? तो उन्होंने ये भी कहा नहीं, सदन में भी आप नहीं रख सकते। हम बोले वाह। तो मैंने कहा कि आइए स्पीकर साहब के टेबल में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वहां से आदेश जारी कीजिए, फिर हम चुप हो जाएंगे। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अब उस दिन का इंतजार है। अभी तो गवर्नर हाउस का क्वारम पूरा हो गया। अब विधानसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे, राष्ट्रपति भवन से कब अरेस्ट होंगे, लोकसभा राज्यसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे? 150, 200 सांसदों का निलंबन। क्या अध्यक्ष महोदय ये इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा अध्यक्ष महोदय? बड़ी विचित्र स्थिति देश में। और मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़े भाइयों से, आप तैयार हो जाएं। अब शोषण की एक नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। अगर अपने आप को आपने कमजोर किया तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। तो अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय आए और 32 पेज का इन्होंने अभिभाषण पढ़ा। हम लोग लाख चिल्लाते रहे। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पढ़ के क्या होगा जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? आज हर चीज पिछले दरवाजे से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, खैर इतना तो हम लोग बुद्धि ज्ञान है नहीं, लेकिन समय ऐसा भी नहीं है, समय से बड़ा बलवान धरती में कोई नहीं है। और वक्त फिर घूमेगा और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और इतनी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे कि फिर जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र आपके धरे के धरे रहे और इस देश के और अपने राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जो संघर्ष करना होगा वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समय आ चुका है कि अब इनके कानून पर हम लोग आखिरी तीर ठोकेंगे। आप लोग घबराइए मत, आप लोग डट कर अपना हौसला बुलंद रखिए और नेतृत्व के साथ पहले खुद गोली खाएगा तो हमारे झारखंड आप लोग का जज्बे के लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा और हर एक कार्यकर्ता के साथ हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा।
कर रही है। आज मुझे नहीं लगता हमारी नजरें सरकार की योजना इस राज्य का हर एक घर में पहुंच चुका है। आज इसी का तकलीफ है। आज मुझे नहीं लगता हमारी नजरें सरकार की योजना इस राज्य का हर एक घर में पहुंच चुका है। आज इसी का तकलीफ है कि आज राजनीतिक रूप से ये सक नहीं रहे हैं तो पर्दे के पीछे से सत्ता को हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है। लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली गदी रे, लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली गदी रे, लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली गदी रे। अब नहीं गादी के छोड़ब हम मोदी रे, अब नहीं गादी के छोड़ब हम मोदी रे, अब नहीं गादी के छोड़ब हम मोदी रे, अब नहीं गादी के छोड़ब हम मोदी रे। लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली गदी रे, लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली गदी रे, लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली गदी रे, लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली गदी रे। अब नहीं हम यहाँ छोड़ब गदी रे, अब नहीं झारखंड में छोड़ब हम गदी रे, अब नहीं झारखंड में छोड़ब हम गदी रे, अब नहीं झारखंड में छोड़ब हम गदी रे। लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली मोदी रे, लड़के ले ली गदी रे, लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली गदी रे, लड़के ले ली झारखंड राज, लड़के ले ली गदी रे। अब नहीं झारखंड के गदी रे, अब नहीं झारखंड ले ली गदी रे, अब नहीं छोड़ब झारखंड के गदी रे, अब नहीं छोड़ब झारखंड के गदी रे। ईडी यहाँ सबके भगाओ अब मोदी रे, ईडी यहाँ सबके भगाओ अब मोदी रे, ईडी यहाँ सब भगाओ अब मोदी रे, ईडी यहाँ साथ भगाओ अब मोदी रे, ईडी के साथ भगाओ अब मोदी रे, ईडी के साथ भगाओ अब मोदी रे। छोरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयरी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतर्गत हुआ। ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं।
शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा। एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे, लेकिन आप आश्वस्त रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़े। धन्यवाद साथियों, जोहार। और कल सुबह अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से संभवतः आप सब लोगों को इस बात की खबर होगी कि आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गया। और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी कामयाब हो रहे हैं, इस पर अपना पीठ थपथपाएंगे। और मैं जानता हूं झारखंड की जनता काफी संवेदनशील है और कर्मठ है, और हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में आपका भी पूरा सहयोग मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें